इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़े हुए जो शक्तियां हैं, जो उनको शक्तियां प्राप्त है, उनका हम तुलनात्मक अध्ययन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और कार्यपालिका विधायिका से संबंधित जो शक्तियां प्राप्त हैं राज्यपाल को, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में जो हमारा विषय होगा वह न्यायिक और वित्तीय शक्तियों से संबंधित होगा। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, वित्तीय शक्ति क्या है, उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यायिक शक्ति को देखते हैं। तो अनुच्छेद 124 में बतलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति का शक्ति होता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जज का भी जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि इस संबंध में अब एक कोलोजियम सिस्टम लाया गया है, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं उस कोलोजियम के परामर्श पर, लेकिन अंतिम जो उसका अनुमोदन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब इसी संबंध में राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है। उनको क्या शक्ति प्राप्त है? तो एक है कि जिस भी राज्यपाल जिस राज्य के राज्यपाल हैं, उस राज्य के अंतर्गत आने वाले हाई कोर्ट में जो जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति में परामर्श देने का अधिकार होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपालों को जो शक्ति होती है वह होती है जिला जज की नियुक्ति और उनके प्रोन्नति से संबंधित। जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनके प्रमोशन के संबंध में राज्यपाल को ही शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को जो एक और शक्ति है वह है राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति के संबंध में। राज्य न्यायिक आयोग की जो नियुक्ति की जाती है उनसे जुड़े हुए सदस्यों की, तो उसकी नियुक्ति में भी राज्यपाल की ही भूमिका होती है। इसमें एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि न्यायिक आयोग से जुड़े सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है तो उसमें राज्यपाल के द्वारा तो होती है नियुक्ति, परंतु इसमें परामर्श जो होता है वह लोक सेवा आयोग का भी होता है और हाईकोर्ट के द्वारा भी उस संबंध में परामर्श लिया जाता है। और इन जिला जज की नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित मामलों में भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह को माना जाता है। अब एक और जो बात है, से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित जो नियम होते हैं वो नियम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं, वहाँ के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके नियुक्ति से संबंधित जो बातें होती हैं उनका अनुमोदन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित नियम राष्ट्रपति के द्वारा और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज में जो नियुक्तियां होती हैं उनसे संबंधित जो नियम होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 143। इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में विधिक सहायता ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। और इसमें एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह राष्ट्रपति को देते हैं वो सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया गया उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं।
अब हम आते हैं अनुच्छेद 72 पे, और पैरेलली जो राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है वो है अनुच्छेद 161 में। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्षमादान से संबंधित मामले होते हैं। इसमें राष्ट्रपति को काफ़ी ज़्यादा व्यापक अधिकार प्राप्त है, किसी के भी दंड को वो पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी वो पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं, उसकी कठोरता को कम कर सकते हैं। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सज़ा को और कम किया जा सकता है। तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और उनको ये जो शक्ति हैं वो सभी मामलों में प्राप्त है, अर्थात सैन्य मामलों में भी प्राप्त है और सिविल मामलों से भी जुड़े हुए जो मामले आते हैं उसमें भी प्राप्त है। तो राज्यपाल को सैन्य मामलों से संबंधित इसमें अधिकार नहीं है। राज्यपाल को जो अधिकार है वो सिर्फ राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है, क्योंकि राज्यपाल अब राज्यों के मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य के जो विषय होंगे उसी से संबंधित उन्हें अधिकार प्राप्त होंगे। समवर्ती सूची से संबंधित भी राज्यों को कुछ शक्तियां होती हैं, बशर्ते कि केंद्र के साथ में उस मामले में टकराव ना हो। तो यहाँ वही ध्यान देने की बात है। जबकि राष्ट्रपति को जो है मुख्य रूप से संघ सूची से जुड़े हुए जो विषय हैं उन मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, समवर्ती सूची से भी जुड़े जो विषय हैं उनमें भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य मामले भी हो सकते हैं जिसमें कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो देखते हैं इसमें किस किस तरीके की क्षमा दान होती है। एक क्षमा जिसको पाराडोन कहते हैं, जिसमें माफ़ी, पूरी तरीके से सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है, तो इसको पाराडोन कहते हैं। दूसरा होता है प्रतिलंबन, इसको अस्थायी रोक, सज़ा तो जो दी गई है कोर्ट के द्वारा वो तो रहेगी, लेकिन उसको अस्थायी तौर पे रोक लगा दिया जाता, लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अर्थात कि मृत्यु दंड अगर किसी को दिया गया है तो उस मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। तो ये बात होती है। अब आते हैं परिहार, रीइमिशन। इसमें क्या है कि दंड की मात्रा को कम किया जाता है। दंड की मात्रा को, उसकी प्रकृति को नहीं बदला जाता, बल्कि दंड की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे आजीवन कारावास की अगर सज़ा मिली है किसी को तो उसको घटाकर कम किया जा सकता है। तो ये परिहार इसको कहा जाता है। लघुकरण, इसमें दंड की कठोरता को कम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि परिहार, खास करके जो परिहार और लघुकरण जो है इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि परिहार में भी दंड की मात्रा को कम किया जा रहा है और लघुकरण में भी दंड की मात्रा को कम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कठोरता को कम किया जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है लघुकरण में। और विराम में दंड की मात्रा को कम करना, यहाँ भी दंड की मात्रा को कम किया जा रहा है, लेकिन उसकी प्रकृति को नहीं, प्रकृति को यहाँ पे बदला जा सकता है और परिहार के मामले में दंड की प्रकृति को नहीं बदला जाता है। तो यही मुख्य फर्क होता है। अब हम जानते हैं कि क्षमादान से संबंधित राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है। तो पहले तो ध्यान देने की बात वही है कि राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में ही राज्यपाल को ये पावर है। दूसरी बात है कि दंड को कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं राज्यपाल, लेकिन वो पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो मृत्यु दंड को भी पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को वैसी शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते। सैन्य मामलों में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि सैन्य का जो सेना जो होती है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, और सेना केंद्र का विषय होता है, राज्यों का विषय नहीं होता है। अब एक मामला आता है जजों के स्थानांतरण से संबंधित।
तो जजों का स्थानांतरण अर्थात हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत होता है। वैसे ही राज्यपालों के अनुमोदन के उपरांत ही जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण किया जाता है। अनुच्छेद 145 में राष्ट्रपति को एक और भी पावर दिया गया है। उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नए न्यायालय का, नए कोर्ट का गठन कर रही है तो उसकी प्रक्रिया, जो भी नियम और प्रक्रिया होगी, उसका अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब हम आते हैं वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सीमित शक्ति ही होती है, क्योंकि वो वित्त विधेयक को रोक नहीं सकते हैं और वित्त विधेयक को हर हाल में धन से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसमें सीमित शक्तियां होती है। फिर भी इस संबंध में भी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो वो शक्तियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो अनुच्छेद 112 में बजट को रखवाना, हर एक साल, हर वर्ष जो बजट रखा जाता है वह राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही सदन के पटल पे रखा जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 202 में राज्यपाल जो है राज्य का बजट रखवाते हैं। अब अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत ही रखा जाता है। यही बात राज्यों के संबंध में है। अनुच्छेद 270 में यहाँ पे देखिए 80-80 का मामला बन रहा है। 112 80 जोड़िए तो 202 होगा, 117 में 80 आप जोड़िए तो 207 होगा। प्रावधान वही है, 112 और 202 में बजट से संबंधित है और 117 और 207 में वित्त विधेयक से संबंधित है। ये राज्यपाल की अनुमति के उपरांत ही रखा जाएगा। यहाँ भी जो वित्त विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही रखा जाएगा। तो दो ऐसे विधेयक होते हैं मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। एक राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक होते हैं और दूसरे धन या वित्त से संबंधित जो विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। वैसे ही राज्यपाल की भी पूर्वानुमति राज्यों में होती है धन या वित्त विधेयक को पटल पे रखने से पहले। अब हम आते हैं अनुच्छेद 267 में। इसमें क्या प्रावधान है? तो आकस्मिक निधि से धन निकालने की बात है। जो धन होता है वो पूरी तरीके से संसद के नियंत्रण में होता है, लेकिन मान लीजिए कि वैसी स्थिति आ जाए कि सरकार को इमीडिएट आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो संचित निधि से धन निकासी की, आकस्मिक निधि से धन की निकासी की जाती है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति कुछ धन सरकार को दे सकते हैं, संसद की बिना मंजूरी के वो धन दे सकते हैं। तो ये 267 में प्रावधान है। इसी तरीके से राज्यपालों को भी अनुदान देने से संबंधित प्रावधान या शक्तियां दी गई हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 280 में। इसमें क्या है? तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? तो करों का बंटवारा करना राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, और राज्य अलग अलग राज्यों को कितना उसमें हिस्सा दिया जाएगा, तो उसके लिए वित्त आयोग गठित की जाती है। तो उस वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत ही होता है। उसका गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। उसी तरीके से राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल की मंजूरी पर ही होता है। अब अनुच्छेद 281, इसमें क्या है कि वित्त आयोग की सिफारिश जो होती है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा किस तरीके से होगा, अलग अलग राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिश होती है। तो उस सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाना, सीएजी की रिपोर्ट को रखवाना, ये सब राष्ट्रपति का ही पावर होता है।
इसी तरीके से राज्यपाल को भी ये शक्ति होती है कि राज्य वित्त आयोग के जो रिपोर्ट है वो और सीएजी की रिपोर्ट को वो विधानमंडल या विधानसभा के पटल पे रखवाते हैं। तो ये थे वित्त से जुड़े हुए मामले जिस संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर दी गई। उसके पहले हमने न्यायिक शक्तियाँ भी देखी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुलनात्मक अध्ययन आप करिए और किसी बुक जो रेफरेंस के लिए कोई एक बुक आप ले लीजिए और इस वीडियो के देखने के बाद उस बुक को भी आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ज़रूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।